कहानी की शुरुआत एक रहस्यमयी और बेहद खतरनाक रानी हिमिको से होती है। लोगों का मानना था कि उसके पास ऐसी काली शक्तियां थीं कि वह जिस किसी को भी छू लेती उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती। उसकी भयावह ताकत के कारण जहां भी वह पहुंचती वहां मौत और विनाश फैल जाता। धीरे धीरे उसके अपने सेनापति भी उससे भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि यदि हिमिको को नहीं रोका गया तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। इसलिए सबने मिलकर उसे बंदी बना लिया और एक दूर दराज सुनसान द्वीप पर छोड़ दिया, जहां से उसके लौटने की कोई संभावना नहीं थी। कई वर्षों बाद लॉर्ड रिचर्ड क्रॉफ्ट नाम के एक खोजकर्ता को हिमिको की कहानी के बारे में पता चलता है। उसे एक प्राचीन नक्शा मिलता है जिसमें उस रहस्यमयी द्वीप का स्थान चिन्हित होता है। रिचर्ड को विश्वास होता है कि हिमिको का रहस्य दुनिया की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है, इसलिए वह उसकी खोज पर निकलने का निर्णय लेता है। हालांकि इस यात्रा का मतलब अपनी छोटी बेटी लारा को पीछे छोड़ना था, फिर भी वह अपने मिशन से पीछे नहीं हटता। समय बीतता है और लारा अब जवान हो चुकी होती है। वह मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले रही होती है, जहां उसकी ताकत, फुर्ती और आत्मरक्षा की क्षमता साफ दिखाई देती है। अभ्यास के अलावा वह अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए बाइक कुरियर का काम भी करती है। एक दिन लारा अपने पसंदीदा ठिकाने पर पहुंचती है, जहां उसे फॉक्स हंट नाम की एक अनोखी बाइक रेस के बारे में पता चलता है। इस खेल में एक प्रतिभागी फॉक्स बनता है, जबकि बाकी सभी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। यदि फॉक्स सभी से बच निकलता है तो पूरी इनामी राशि उसी को मिलती है। इनाम जीतने की उम्मीद में लारा बिना देर किए फॉक्स बनने का फैसला कर लेती है। रेस शुरू होने पर लारा अपनी बाइक से शहर की सड़कों पर तेज रफ्तार में दौड़ रही होती है। इसी दौरान वह एक सुनसान सड़क पर पहुंचती है, जहां उसकी नजर सूट पहने एक व्यक्ति पर पड़ती है। उस आदमी को देखकर उसे अपने पिता की याद आ जाती है। कुछ क्षणों के लिए उसका ध्यान भटक जाता है और उसकी बाइक सीधे एक पुलिस वाहन से टकरा जाती है। दुर्घटना के बाद पुलिस उसे थाने ले जाती है। वहां उसके पिता के पुराने बिजनेस पार्टनर एना मिलर आकर उसकी जमानत कराती है। एना लारा को समझाने की कोशिश करती है कि उसे इस तरह की खतरनाक रेसों में हिस्सा लेकर पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पिता की छोड़ी हुई संपत्ति पर उसका पूरा अधिकार है। लेकिन लारा साफ शब्दों में मना कर देती है। वह अपने पिता की दौलत पर निर्भर नहीं होना चाहती। रिचर्ड को लापता हुए 7 साल बीत चुके थे, इसलिए एना लगातार उस पर अपनी जिंदगी को लेकर गंभीर फैसला लेने का दबाव बनाती रहती है। एना लारा पर जोर देती है कि वह कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करके अपने पिता रिचर्ड क्रॉफ्ट को आधिकारिक रूप से मृत घोषित कर दे। यदि वह ऐसा नहीं करती तो रिचर्ड की सारी संपत्ति बेच दी जाएगी। उस रात लारा अपने पिता की यादों में खो जाती है। उसे वह पल याद आता है जब रिचर्ड अपने मिशन पर जाने से पहले उसे ज़ीड आकार का एक नेकलेस देते हैं। यह नेकलेस उसकी माँ का था, इसलिए लारा के लिए उसकी भावनात्मक अहमियत बहुत ज्यादा थी। अगले दिन लारा क्रॉफ्ट होल्डिंग्स की इमारत में पहुंचती है ताकि दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर सके, लेकिन साइन करने से पहले वकील उसे रिचर्ड द्वारा छोड़ा गया एक जापानी यांत्रिक पहेली बॉक्स कराकुरी दिखाता है। लारा जैसे ही उसे हाथ में लेती है, थोड़ी ही देर में उसकी गुत्थी सुलझा देती है। बॉक्स के भीतर छिपी एक पर्ची मिलती है जिसमें रिचर्ड ने अपने अंतिम ठिकाने का पहला संकेत छोड़ा होता है। लारा तुरंत समझ जाती है कि यह सुराग किस ओर इशारा कर रहा है। वह सीधे क्रॉफ्ट मैनर लौटती है और अपने पिता की कब्र के पास पहुंचती है, क्योंकि वही उनके बताए गए अंतिम स्थान का संकेत था। वहां वह कब्र पर बने रिचर्ड के नाम के पहले अक्षर आर को दबाती है। ऐसा करते ही एक छिपा हुआ ताले का छेद दिखाई देता है। लारा कराकुरी बॉक्स से मिली चाबी उसमें लगाती है और तुरंत कब्र का एक हिस्सा खुल जाता है। उसके पीछे रिचर्ड का गुप्त कार्यालय छिपा होता है। अंदर उसे कई नकली पासपोर्ट, पुराने दस्तावेज और एक वीडियो कैमरा मिलता है। कैमरे की रिकॉर्डिंग चलाने पर रिचर्ड का पहले से रिकॉर्ड किया गया संदेश दिखाई देता है। वह बताता है कि अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद वह उसे दोबारा पाने की उम्मीद में ऐसी राह खोजने लगा था जो दूसरी दुनिया तक पहुंच सके। इसी खोज के दौरान उसका सामना हिमिको के रहस्य से हुआ। वीडियो के अंत में रिचर्ड लारा से आग्रह करता है कि वह हिमिको से जुड़ी उसकी पूरी रिसर्च नष्ट कर दे। उसके अनुसार अगर यह जानकारी गलत लोगों के हाथ लग गई तो पूरी दुनिया के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। कमरे में लारा को हिमिको के नाम वाला एक बॉक्स भी मिलता है। उसे नष्ट करने के बजाय वह उसकी सामग्री देखने का फैसला करती है। बॉक्स के भीतर मौजूद दस्तावेजों से उसे हिमिको की कथा और यामाताई नाम के खोए हुए द्वीप के बारे में जानकारी मिलती है। इन्हीं सुरागों के आधार पर लारा को यह भी पता चलता है कि उसके पिता अपनी आखिरी यात्रा में
यामाताई द्वीप की ओर गए थे। दस्तावेजों की जांच करते हुए लारा को उस जहाज के कप्तान का नाम भी मिल जाता है जिसे रिचर्ड ने यामाताई तक पहुंचने के लिए चुना था। चूंकि लारा ने अभी तक अपने पिता को कानूनी रूप से मृत घोषित करने वाले कागजों पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, इसलिए उसे उनकी विरासत से मिलने वाला पैसा भी नहीं मिल सकता था। यात्रा का खर्च जुटाने के लिए वह भारी मन से अपनी मां का यादगार नेकलेस एक दुकान में बेच देती है। कुछ दिनों बाद वह उस जहाज के कप्तान की तलाश में हांगकांग पहुंचती है। वहां कुछ युवक उससे दोस्ताना व्यवहार करते हैं और मदद करने का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन मौका मिलते ही वे उसका बैग लेकर भाग जाते हैं। लारा बिना समय गंवाए उनके पीछे दौड़ पड़ती है। पीछा करते हुए वह नावों के ऊपर से छलांग लगाती हुई आगे बढ़ती है और आखिरकार उस लड़के तक पहुंच जाती है जिसके पास उसका बैग होता है। वह उसे बैग लौटाने के लिए मजबूर कर देती है। हालांकि बैग वापस मिलते ही मामला खत्म नहीं होता। वह लड़का अचानक चाकू निकालकर लारा को डराने की कोशिश करता है। जवाब में लारा पास में लटक रहे एक हुक को पकड़कर झूलती है और फुर्ती से दूसरी ओर निकल जाती है, जिससे वह सुरक्षित बच निकलती है। अपनी खोज जारी रखते हुए आखिरकार लारा को एंड्योरेंस नाम का जहाज मिल जाता है, लेकिन तभी वही बदमाश फिर से उसे घेर लेते हैं। इसी बीच जहाज का कप्तान लू रेन हवा में चेतावनी के तौर पर गोली चलाता है। गोली की आवाज सुनते ही सभी हमलावर घबराकर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद लू रेन लारा से भी कहता है कि वह वहां से चली जाए। हालांकि जरूरत से ज्यादा शराब पीने की वजह से लू रेन अचानक बेहोश होकर गिर पड़ता है। उसे होश में लाने के लिए लारा उसके ऊपर शॉवर का ठंडा पानी डाल देती है। जैसे ही वह संभलता है, लारा बिना देर किए उससे अपने पिता रिचर्ड के बारे में सवाल पूछना शुरू कर देती है। लारा उसे अपने पिता के गुप्त कार्यालय से मिला रिकॉर्ड किया हुआ संदेश दिखाती है। उसे देखने के बाद लू रेन बताता है कि उसके पिता का नाम भी लू रेन ही था, इसलिए संभव है कि रिचर्ड ने उससे नहीं बल्कि उसके पिता से संपर्क किया हो। इसके बाद वह खुलासा करता है कि उसके पिता भी उसी अभियान पर जाने के बाद कभी वापस नहीं लौटे। ये सुनकर लारा समझ जाती है कि दोनों के पिता एक ही यात्रा पर साथ गए थे। तब वह लू रेन को बताती है कि उनका गंतव्य यामाताई नाम का रहस्यमयी द्वीप था। लारा फिर रिचर्ड की डायरी निकालती है जिसमें कई अजीब तरह के कोड लिखे हुए होते हैं। शुरुआत में उसे लगता है कि ये किसी स्थान के निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन लू रेन गौर करता है कि वे निशान वास्तव में घड़ी की सुइयों जैसी बनावट रखते हैं। इस सुराग की मदद से लारा उन कोडों का सही अर्थ निकाल लेती है और अंततः यामाताई द्वीप का स्थान पता चल जाता है। लेकिन लू रेन उसे चेतावनी देता है कि यह द्वीप खतरनाक डेविल्स सी के बीच स्थित है, जहां जाना अपनी जान जोखिम में डालने जैसा है। उसके अनुसार अब यह जानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि रिचर्ड के साथ वास्तव में क्या हुआ था। उसी समय लू रेन की नजर बचपन की एक पुरानी तस्वीर पर पड़ती है जिसमें वह अपने पिता के साथ दिखाई देता है। उस तस्वीर को देखकर उसका मन बदलने लगता है। यह देखकर लारा उसे अच्छी खासी रकम देने की पेशकश करती है ताकि वह उसे यामाताई द्वीप तक पहुंचाने के लिए तैयार हो जाए। यात्रा के दौरान लारा अपने पिता रिचर्ड की डायरी पढ़ती रहती है। उनके सामान में उसे एक प्राचीन पहेली भी मिलती है। डायरी से उसे पता चलता है कि हिमिको को एक बेहद जटिल और सुरक्षित दरवाजे के पीछे बंद किया गया था। उसमें यह भी लिखा होता है कि उसकी समाधि तक पहुंचने का रास्ता कई जानलेवा बाधाओं से भरा है। उन सभी चुनौतियों को पार करने के बाद ही कोई व्यक्ति हिमिको के विश्राम स्थल तक पहुंच सकता है। एक रात अचानक लारा की नींद खुलती है। वह देखती है कि जहाज भयंकर तूफान के बीच बुरी तरह फंस चुका है। वह तुरंत जहाज के ब्रिज पर पहुंचती है, जहां लू रेन पूरी कोशिश के साथ जहाज को संभालने में लगा होता है। लारा को पता चलता है कि वे लोग यामाताई के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन समुद्र की विशाल लहरें जहाज को बुरी तरह झकझोर रही होती हैं। हालात बिगड़ते देख लू रेन सभी को तुरंत जहाज खाली करने का आदेश देता है, मगर लारा अपने केबिन में वापस लौट जाती है क्योंकि वह अपने पिता की डायरी पीछे नहीं छोड़ना चाहती। कुछ ही पलों बाद जहाज एक विशाल चट्टान से टकरा जाता है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। अपनी जान बचाने के लिए लारा समुद्र में छलांग लगा देती है। उफनती लहरों और तेज तूफान के बीच वह लू रेन से बिछड़ जाती है और उसका कोई पता नहीं चलता। लंबे संघर्ष के बाद लारा किसी तरह तैरते हुए द्वीप के किनारे तक पहुंचने में सफल हो जाती है। वहां पहुंचकर वह देखती है कि उस रहस्यमयी द्वीप पर और भी लोग मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, कोई अज्ञात व्यक्ति पीछे से उस पर हमला कर देता है और वह बेहोश होकर गिर पड़ती है। अगली सुबह लारा की आंख एक तंबू के अंदर खुलती है। वहां उसकी मुलाकात मैथियस वोगेल से होती है। वोगेल बताता है कि उसके घर पर भी लारा की उम्र की बेटियां हैं, लेकिन जब तक वह इस द्वीप पर अपना मिशन पूरा नहीं कर लेता तब तक घर नहीं लौट सकता। जब लारा अपना बैग तलाशती है तब वोगेल मुस्कुराते हुए बताता है कि रिचर्ड की डायरी अब उसके कब्जे में है। वह व्यंग्य करते हुए लारा का धन्यवाद करता है और कहता है कि जिस चीज की उसे लंबे समय से तलाश थी वह खुद उसे उसके पास ले आई। इसके बाद वोगेल
एक और चौंकाने वाला खुलासा करता है। वह बताता है कि रिचर्ड ने उनके साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया था, इसलिए उसे मार दिया गया। ये सुनते ही लारा पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि अब उसे यकीन हो जाता है कि उसके पिता सचमुच इस दुनिया में नहीं रहे। तंबू से बाहर निकलने पर लारा देखती है कि मजदूर विस्फोटकों की मदद से पूरे पहाड़ को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी हथियारबंद गार्ड उसके हाथ बांध देते हैं। इसी दौरान उसकी नजर लू रेन पर पड़ती है, जिसे भी बंदी बना लिया गया है और उससे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है। कुछ देर बाद वोगेल घोषणा करता है कि पूरा शिविर अब दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाएगा। नई जगह की ओर जाते समय लू रेन लारा को बताता है कि वहां काम करने वाले अधिकांश लोग या तो समुद्री दुर्घटनाओं में फंसे मछुआरे हैं या फिर तस्करों के शिकार बने ऐसे लोग जो गलती से इस रहस्यमयी द्वीप पर आ पहुंचे और फिर कभी निकल नहीं सके। उधर वोगेल रिचर्ड की डायरी में मिले सुरागों की मदद से आखिरकार हिमिको की समाधि का प्रवेश द्वार खोज निकालता है। इसके बाद वह सभी कैदियों, जिनमें लारा और लू रेन भी शामिल हैं, को उस विशाल द्वार को बाहर निकालने के काम में लगा देता है। काम के दौरान एक बुजुर्ग मजदूर अचानक थक कर गिर पड़ता है, लेकिन उसकी मदद करने के बजाय एक गार्ड उसे तुरंत वापस काम पर लौटने का आदेश देता है। लारा और लू रेन उस बूढ़े व्यक्ति की सहायता करने की कोशिश करते हैं, मगर वोगेल बिना किसी चेतावनी के अपनी बंदूक निकालता है और उसी मजदूर को गोली मार देता है। इसी बीच लू रेन पास पड़ा एक फावड़ा उठा लेता है और गार्ड पर हमला कर देता है ताकि लारा को भागने का मौका मिल सके। जैसे ही लारा वहां से दौड़ती है, उसके पीछे मौजूद हथियारबंद लोग उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वह तेजी से जंगल की ओर भाग निकलती है। लू रेन भी उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वोगेल उसके कंधे पर गोली मार देता है, जिससे वह वहीं घायल होकर रह जाता है। भागते भागते लारा एक ऊंची चट्टान के किनारे पहुंच जाती है। वहां उसे एक विशाल गिरा हुआ पेड़ दिखाई देता है, जो दोनों किनारों के बीच पुल की तरह पड़ा होता है। वह उसी तने पर चढ़कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करती है। तभी पीछे से फिर गोलियां चलने लगती हैं। गोलीबारी के बीच उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह सीधे नीचे बहती तेज नदी में गिर जाती है। तेज बहाव उसे अपने साथ बहा ले जाता है। पूरी ताकत लगाकर वह पानी से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी एक झरने के पास उसे एक टूटे हुए हवाई जहाज का पंख दिखाई देता है। वह उसे पकड़कर किसी तरह खुद को डूबने से बचा लेती है और बड़ी मुश्किल से उसके ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। उसका वजन पड़ते ही जहाज का वह पंख टूटने लगता है। हालात समझते ही लारा दौड़कर विमान के मुख्य ढांचे फ्यूजलेज के अंदर चली जाती है। तभी पूरा विमान धीरे धीरे नीचे खिसकने लगता है और एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। कुछ समय बाद वह विमान दो चट्टानों के बीच जाकर अटक जाता है। उसी दौरान लारा को अंदर एक पुराना पैराशूट मिल जाता है। जब विमान फिर से नीचे गिरने लगता है तो वह तुरंत पैराशूट खोल देती है और अपनी जान बचाने की कोशिश करती है। आखिरकार वह जोरदार तरीके से जंगल में आकर गिरती है। दुर्घटना के दौरान पेड़ की एक नुकीली टहनी उसके शरीर में धंस जाती है। दर्द से कराहते हुए लारा हिम्मत जुटाती है और अपने हाथों से वह टहनी बाहर निकाल देती है। रात होने पर वह सुरक्षित रहने के लिए एक गुफा में छिप जाती है। तभी गुफा के भीतर से उसे किसी की हल्की सी आहट सुनाई देती है, जिससे वह तुरंत सतर्क हो जाती है। गुफा के भीतर आहट सुनने के बाद लारा पूरी सावधानी के साथ बाहर निकलती है, लेकिन बाहर आते ही वोगेल का एक आदमी रॉकेट अचानक उसे पकड़ लेता है। अपनी जान बचाने के लिए लारा बिना देर किए उसके हाथ पर जोर से काट लेती है। दर्द से तिलमिलाया रॉकेट उसे जमीन पर पटक देता है और उसे दबोचने की कोशिश करता है। तभी लारा पास पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाकर उसके सिर पर पूरी ताकत से वार करती है। मौका मिलते ही वह उसे चोक होल्ड में जकड़ लेती है। इसके बाद लारा उसे पलटकर पानी से भरे एक गड्ढे में धकेल देती है और उसका सिर तब तक पानी के अंदर दबाए रखती है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। संघर्ष खत्म होने के कुछ ही पल बाद लारा को अंधेरे में किसी व्यक्ति की परछाई दिखाई देती है। वह तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ती है। थोड़ी दूर जाने पर वह देखती है कि वह आदमी एक ऊंची चट्टान पर चढ़ रहा है। तभी अचानक उसे एहसास होता है कि वह कोई और नहीं बल्कि उसके पिता रिचर्ड हैं। लारा तेजी से चट्टानों पर चढ़ते हुए उनके ठिकाने तक पहुंच जाती है। रिचर्ड उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि लारा सचमुच उनके सामने खड़ी है। पहले तो उन्हें लगता है कि शायद यह कोई भ्रम है, लेकिन लारा बार बार उन्हें यकीन दिलाती है कि वह वास्तव में वहीं मौजूद है। आखिरकार रिचर्ड को अपनी आंखों पर भरोसा हो जाता है। उनकी आंखें नम हो जाती हैं और भावुक होकर वे लारा से पूछते हैं कि वह इस खतरनाक द्वीप तक क्यों आई। लारा उनकी देखभाल करती है, उनके घावों पर पट्टी बांधती है और उन्हें आराम करने के लिए कहती है। इसके बाद रिचर्ड उससे वादा करते हैं कि अब वह उसे कभी अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे।
अगले दिन वोगेल के लोग कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार हिमिको की समाधि का प्रवेश द्वार पूरी तरह बाहर निकाल लेते हैं। यह सफलता मिलते ही वोगेल तुरंत अपने नियोक्ताओं को इसकी सूचना भेज देता है। इसी दौरान लारा की नींद खुलती है। वह देखती है कि रिचर्ड अपनी कई सालों से बढ़ी हुई लंबी दाढ़ी काट रहे हैं। लारा भी उनके साथ बैठकर उनकी मदद करने लगती है। बातों बातों में रिचर्ड बताते हैं कि लारा को पीछे छोड़कर जाना उनकी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला था, लेकिन हिमिको का रहस्य इतना गहरा और खतरनाक था कि उसकी खोज करते करते वे इस द्वीप पर ही फंसकर रह गए और कभी लौट नहीं सके। इसके बाद रिचर्ड लारा को बताते हैं कि वोगेल ट्रिनिटी नाम के एक शक्तिशाली संगठन के लिए काम करता है, इसीलिए किसी भी कीमत पर उसे हिमिको तक पहुंचने से रोकना बेहद जरूरी है। रिचर्ड को पूरा विश्वास होता है कि लारा ने उनके निर्देशों के अनुसार हिमिको से जुड़ी सारी रिसर्च नष्ट कर दी होगी, लेकिन लारा सच बता देती है कि उसने ऐसा नहीं किया। ये सुनते ही रिचर्ड घबरा जाते हैं। तब लारा समझाती है कि अगर वह उन दस्तावेजों को जला देती तो कभी भी उन्हें खोजकर इस द्वीप तक नहीं पहुंच पाती। रिचर्ड चिंतित होकर कहते हैं कि इसका मतलब लारा अनजाने में उनकी वही डायरी वोगेल के हाथों तक पहुंचा चुकी है जिसकी उसे सबसे ज्यादा तलाश थी। हालांकि लारा का मानना होता है कि अब इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद लारा एक योजना सुझाती है। वह कहती है कि वे वोगेल का सैटेलाइट फोन इस्तेमाल करके इस द्वीप से बाहर मदद मंगवा सकते हैं। साथ ही वह अपने पिता को उनकी ही सीख याद दिलाती है कि मुश्किल कैसी भी हो, कभी हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन रिचर्ड शांत स्वर में जवाब देते हैं कि वह सलाह उन्होंने बहुत पहले दी थी। अब इतने वर्षों के संघर्ष के बाद वे पहले जैसे इंसान नहीं रहे। लारा हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं होती। वह अपना धनुष और तीर उठाती है और अकेले ही वोगेल के शिविर की ओर निकल पड़ती है। वहां पहुंचकर वह बेहद सावधानी से उसके तंबू में घुस जाती है ताकि कोई जरूरी सुराग या साधन मिल सके। लेकिन कुछ ही क्षण बाद वोगेल वापस तंबू में आ जाता है। उसे देखकर लारा तुरंत छिप जाती है। उसी दौरान वोगेल के फोन पर संदेश आता है कि उसके नियोक्ताओं का परिवहन दल द्वीप के पास पहुंच चुका है। फिर भी वह अभी तक समाधि का रहस्य खोलने वाला कोड नहीं खोज पाया होता। मौका मिलते ही लारा चुपचाप तंबू से बाहर निकल जाती है। बाहर आकर वह जानबूझकर लूरेन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। इसके बाद वह पहरा दे रहे एक गार्ड को तीर मारकर ढेर कर देती है और बाकी कैद किए गए मजदूरों से हथियार उठाकर विरोध करने के लिए कहती है। इसी बीच लारा देखती है कि वोगेल तंबू से बाहर निकल चुका है। वह लूरेन से कहती है कि वह बाकी लोगों को लेकर सुरक्षित जगह की ओर निकल जाए, जबकि वह खुद वापस तंबू में जाएगी। वहां पहुंचकर लारा किसी तरह वोगेल का सैटेलाइट फोन हासिल कर लेती है और उसे लेकर भागने लगती है। भागते समय अचानक उसकी नजर रिचर्ड पर पड़ती है, जो हिमिको की समाधि के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ वोगेल अपने हथियार बंद लोगों के साथ रिचर्ड को घेर लेता है और उनसे किसी भी तरह समाधि का दरवाजा खुलवाने की जिद करता है। वह कहता है कि अगर यह मकबरा खुल गया तो उसका मिशन पूरा हो जाएगा और वह आखिरकार अपने परिवार के पास लौट सकेगा। रिचर्ड वोगेल को रोकते हुए चेतावनी देते हैं कि यदि हिमिको की समाधि खोल दी गई तो सिर्फ उसका परिवार ही नहीं बल्कि कोई भी सुरक्षित नहीं बचेगा। लेकिन वोगेल उनकी बात मानने से इनकार कर देता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि रिचर्ड उसकी मदद नहीं करेंगे तो वह अपने एक गार्ड को उन्हें गोली मारने का आदेश देता है। गार्ड जैसे ही ट्रिगर दबाने वाला होता है, उसी क्षण लारा तीर चलाकर उसे घायल कर देती है। इसके बाद वह अपना अगला तीर सीधे वोगेल की ओर तान देती है। हालांकि वोगेल तुरंत रिचर्ड को अपनी बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है और लारा से कहता है कि अगर वह अपने पिता की जान बचाना चाहती है तो उन्हें समाधि खोलने के लिए राजी करे। लारा कठिन दुविधा में पड़ जाती है। इतने वर्षों बाद अपने पिता को वापस पाने के बाद वह उन्हें फिर से खोने का जोखिम नहीं उठा सकती। आखिरकार वह खुद ही समाधि का द्वार खोलने का फैसला करती है। उसे वह प्राचीन यांत्रिक पहेली याद आती है जिसे उसने पहले सुलझाया था। उसी सिद्धांत का उपयोग करते हुए वह प्रवेश द्वार पर लगे घूमने वाले पहियों को सही क्रम में घुमाती है। कुछ ही क्षणों बाद भारी पत्थर का दरवाजा टूटकर नीचे गिर जाता है और उसके पीछे एक गहरी खाई दिखाई देने लगती है। इसके बाद लारा, रिचर्ड, वोगेल और उसकी पूरी टीम उस रहस्यमयी समाधि के भीतर प्रवेश कर जाती है। अंदर पहुंचते ही सभी को अचानक तेज हवा का एक जोरदार झोंका महसूस होता है। रिचर्ड घबराकर कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हिमिको अब भी जीवित हो, लेकिन वोगेल इस बात को नकारते हुए कहता है कि यह केवल बंद जगह खुलने के कारण हवा के दबाव में आए बदलाव का असर है। समाधि के भीतर आगे बढ़ते समय लारा से अनजाने में एक छिपे हुए ट्रिगर पर पैर पड़ जाता है। अगले ही पल जमीन के अंदर से तेज नुकीले भाले बाहर निकल आते हैं और एक गार्ड उनकी चपेट में आकर वहीं मारा जाता है। इस खतरनाक जाल से बचने के बाद सभी लोग आगे बढ़ते हुए हड्डियों से भरी एक विशाल खाई के सामने पहुंचते हैं।
उसे देखते ही लारा पहचान लेती है कि यही चैज़म ऑफ सोल्स है। दूसरी ओर जाने के लिए वे लोग एक सीढ़ी लगाते हैं और सावधानी से उस खाई को पार कर लेते हैं। आगे पहुंचने पर उनके सामने हिमिको के चेहरे जैसी विशाल पत्थर की मूर्तियां दिखाई देती हैं। तभी एक गार्ड से फिर गलती हो जाती है और उसका पैर दूसरे ट्रिगर पर पड़ जाता है। तुरंत गोलाकार पत्थर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जिससे सभी लोग अंदर ही फंस जाते हैं। हालात और भी गंभीर तब हो जाते हैं जब उनके पैरों के नीचे की जमीन टूटने लगती है। इसी अफरा तफरी के बीच लारा देखती है कि एक गार्ड दूसरी तरफ से उन्हें देख रहा है। ध्यान से देखने पर उसे समझ आता है कि जिस जगह से वह झांक रहा है वह वास्तव में एक की होल है। ये समझते ही वे लोग दीवार पर लगे प्रेयर व्हील्स को चाबी की तरह इस्तेमाल करके दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक लारा के नीचे की जमीन भी टूट जाती है। वह किसी तरह दरवाजे को पकड़कर खुद को गिरने से बचा लेती है और हवा में लटक जाती है। इसके बावजूद दरवाजा नहीं खुलता। तभी लारा को प्रवेश द्वार पर लिखा हुआ वह रहस्यमय पहेली संदेश याद आता है। उसे एहसास होता है कि सही समाधान पीले और नीले प्रेयर व्हील को मिलाकर हरा ग्रीन चक्र बनाना है, क्योंकि उस पहेली के अनुसार हरा रंग जीवन का प्रतीक माना गया था। सही क्रम में प्रेयर व्हील्स लगाने के बाद आखिरकार विशाल पत्थर का दरवाजा खुल जाता है। आगे बढ़ने पर सभी के सामने एक जर्जर और टूटा फूटा पगोड़ा दिखाई देता है। उसके भीतर उन्हें हिमिको की सेविकाओं की कब्रें मिलती हैं। ये वे महिलाएं थीं जिन्होंने यह विश्वास करते हुए स्वयं का बलिदान दे दिया था कि मृत्यु के बाद भी वे हिमिको की सेवा करती रहेंगी। लंबा सफर तय करने के बाद अंततः सभी लोग हिमिको के ताबूत तक पहुंच जाते हैं। रिचर्ड बार बार वोगेल को चेतावनी देते हैं कि वह किसी भी हालत में ताबूत न खोले, लेकिन वोगेल इन कथाओं और चेतावनियों को महज अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर देता है। उसके आदेश पर गार्ड ताबूत खोल देते हैं। अंदर उन्हें हिमिको का निर्जीव शरीर दिखाई देता है। तभी अचानक ऐसा लगता है मानो उसकी आंखें खुल गई हों, लेकिन अगले ही क्षण उसका शरीर तेजी से सड़ने लगता है। इसी दौरान लारा समाधि में मौजूद चित्रों पर ध्यान देती है। वह देखती है कि उनमें हिमिको को किसी राक्षस की तरह नहीं बल्कि अलग रूप में दर्शाया गया है। तभी उसे प्रवेश द्वार पर पढ़ी गई वह पहेली याद आती है जिसमें लिखा था कि हिमिको को जीवन बचाने के लिए मरना पड़ा, और यह भी कि वह केवल अपने स्पर्श से मृत्यु फैला सकती थी। इन बातों को जोड़कर लारा समझ जाती है कि हिमिको कोई दुष्ट राक्षस नहीं थी। उसने अपनी घातक शक्ति दुनिया में फैलने से रोकने के लिए स्वयं का बलिदान दिया था। इसलिए लारा सबको चेतावनी देती है कि कोई भी हिमिको के शरीर को न छुए और न ही उसे ताबूत से बाहर निकाले, लेकिन उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। जैसे ही लोग हिमिको के शव को छूते हैं, उसका शरीर ताबूत से ऊपर उठने लगता है। ताबूत के भीतर लगे यांत्रिक गियर देखकर वोगेल यह मान लेता है कि यह सब केवल किसी प्राचीन मशीन की चाल है, न कि किसी अलौकिक शक्ति का प्रभाव। लेकिन तभी वह गार्ड जिसने हिमिको के शरीर को छुआ था अचानक अजीब बदलाव महसूस करने लगता है। उसके हाथ काले पड़ने लगते हैं और धीरे धीरे उसका मांस सड़ने लगता है। यह देखकर सभी को एहसास हो जाता है कि हिमिको की शक्ति किसी जादू का परिणाम नहीं बल्कि एक बेहद घातक वायरस से जुड़ी हुई थी जिसकी वह वाहक थी। असहनीय दर्द में तड़पता हुआ वह गार्ड जोर जोर से चीखने लगता है। घबराहट में वह बिना किसी दिशा के गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिससे वहां अफरा तफरी मच जाती है। हालात बेकाबू होते देख वोगेल उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। इतना सब देखने के बाद भी वोगेल पीछे नहीं हटता। वह फैसला करता है कि हिमिको की एक उंगली काटकर अपने नियोक्ताओं के पास ले जाएगा ताकि उसके रहस्य को आगे इस्तेमाल किया जा सके। जैसे ही उसका ध्यान कुछ पल के लिए भटकता है, लारा पास पड़ी एक पिकैक्स उठाकर आखिरी बचे गार्ड पर हमला कर देती है। उसी समय रिचर्ड एक मारे गए सैनिक की बंदूक उठा लेते हैं और वोगेल की टांग में गोली मार देते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर लारा समाधि से बाहर भागने लगती है, लेकिन अंतिम गार्ड उसका पीछा करना शुरू कर देता है। दूसरी ओर घायल वोगेल रिचर्ड को प्रस्ताव देता है कि वे उसके साथ द्वीप छोड़कर चलें। रिचर्ड बिना झिझक इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं क्योंकि वे किसी भी कीमत पर उस खतरनाक संक्रमण को द्वीप से बाहर नहीं जाने देना चाहते। कुछ देर बाद वोगेल की बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती हैं। तभी पहले से संक्रमित गार्ड एक बार फिर उठ खड़ा होता है और रिचर्ड पर हमला कर देता है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर वोगेल वहां से भाग निकलता है। रिचर्ड पूरी ताकत से उस संक्रमित व्यक्ति का सामना करते हैं और आखिरकार उसे गोली मारकर रोक देते हैं, लेकिन इस संघर्ष के दौरान संक्रमित गार्ड उन्हें छू चुका होता है, जिससे रिचर्ड के संक्रमित होने का खतरा पैदा हो जाता है। ये समझते ही कि वह संक्रमण की चपेट में आ चुका है, रिचर्ड तुरंत अपनी बांह पर टूर्निकेट कसकर बांध लेते हैं ताकि वायरस का असर पूरे शरीर में धीरे धीरे फैले और उन्हें कुछ समय मिल सके।
उधर अपनी जान बचाने के लिए लारा एक हैंडमेडन की कब्र के भीतर छिप जाती है, लेकिन जैसे ही वह अंदर जाती है पुरानी हड्डियों के टूटने की आवाज गूंज उठती है। यह आवाज सुनकर पीछा कर रहा गार्ड उसकी छिपने की जगह का पता लगा लेता है। गार्ड भी उसके पीछे कब्र के भीतर घुस आता है। दोनों के वजन से वह पुरानी संरचना टूट जाती है और पूरी कब्र नीचे धंस जाती है। लारा गिरते हुए एक दूसरे भूमिगत कक्ष में पहुंच जाती है। नीचे उतरते ही उसका पैर अनजाने में एक छिपे हुए ट्रिगर पर पड़ जाता है। अगले ही पल दोनों ओर से विशाल नुकीले लकड़ी के लट्ठे तेजी से उनकी तरफ झूलने लगते हैं। लारा किसी तरह समय रहते खुद को बचा लेती है, लेकिन उसका पीछा कर रहा गार्ड उन घातक जालों में फंसकर मारा जाता है। इसके बाद लारा फिर से हिमिको की समाधि वाले कक्ष में लौटती है। वहां रिचर्ड उसे अपने पास आने से रोक देते हैं, क्योंकि अब वे पूरी तरह समझ चुके होते हैं कि संक्रमण उन्हें अपनी चपेट में ले चुका है। रिचर्ड लारा से कहते हैं कि वह तुरंत जाकर वोगेल को रोके, जबकि वे स्वयं हिमिको की समाधि को विस्फोट से नष्ट कर देंगे ताकि यह घातक संक्रमण कभी भी इस द्वीप से बाहर न जा सके। लारा रोते हुए अपने पिता से उनके साथ चलने की विनती करती है, लेकिन रिचर्ड शांत स्वर में कहते हैं कि इतने वर्षों तक इस निर्जन द्वीप पर फंसे रहने के बाद अपनी बेटी को दोबारा देख पाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। आंखों में आंसू लिए लारा अपना पिकैक्स उठाती है और भारी मन से अपने पिता को आखिरी बार अलविदा कहती है। उधर वोगेल चैज्म ऑफ सोल्स पार करके भागने की कोशिश कर रहा होता है। उसे रोकने के लिए लारा तेजी से छलांग लगाती है और खाई पर रखी सीढ़ी पर चढ़ जाती है ताकि उसके बच निकलने का रास्ता बंद कर सके। लारा तेजी से हमला करते हुए वोगेल को एक जोरदार लात मारती है, जिससे वह वापस दूसरी ओर जा गिरता है, लेकिन अगले ही पल वोगेल संभल जाता है और पलटवार करते हुए लारा को नीचे धक्का दे देता है। फिर वह उसका गला पकड़कर उसे काबू में करने की कोशिश करता है। लारा हार नहीं मानती। वह तुरंत अपनी स्थिति बदलती है और दोनों पैरों से वोगेल की गर्दन जकड़ लेती है। खुद को छुड़ाने के लिए वोगेल उसकी पसलियों पर कई मुक्के मारता है। दर्द के बावजूद लारा उसे एक तेज किक मारकर अपने से दूर फेंक देती है। वोगेल के भागने का रास्ता बंद करने के लिए लारा खाई पर रखी सीढ़ी को चैज्म ऑफ सोल्स में गिरा देती है ताकि वह दूसरी तरफ न जा सके, लेकिन वोगेल तुरंत एक पिकैक्स उठा लेता है और उसी से लारा पर हमला कर देता है। वह उसे जमीन पर गिराकर दबोच लेता है। उसी समय दूसरी ओर रिचर्ड हिमिको की समाधि के आसपास लगाए गए विस्फोटकों को सक्रिय कर देते हैं। धमाका होते ही पूरी गुफा जोर से हिलने लगती है और कुछ क्षणों के लिए वोगेल का ध्यान भटक जाता है। लारा इसी मौके का फायदा उठाती है। वह उसे पूरी ताकत से लात मारकर पीछे हटाती है। फिर वह बैग उठा लेती है जिसमें हिमिको की कटी हुई उंगली रखी होती है। लारा जबरदस्ती वह उंगली वोगेल के मुंह में ठूंस देती है, जिससे वह भी उसी घातक संक्रमण की चपेट में आ जाता है। संक्रमित होते ही लारा उसे धक्का देकर सीधे चैज्म ऑफ सोल्स की गहराई में गिरा देती है। इधर विस्फोटों की वजह से पूरी संरचना ढहने लगती है। अपनी जान बचाने के लिए लारा पिकैक्स पकड़कर एक लंबी छलांग लगाती है। वह उसे चट्टान में गाड़ देती है और उसी के सहारे किसी तरह ऊपर चढ़ने में सफल हो जाती है। ऊपर पहुंचते ही लारा बिना रुके पूरी रफ्तार से सुरंग के बाहर की ओर दौड़ पड़ती है, जबकि पीछे पूरी समाधि लगातार ढहती जा रही होती है। कुछ समय बाद लूरेन देखता है कि लारा एक गहरे गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। वह तुरंत उसकी मदद करता है और उसे सुरक्षित बाहर खींच लेता है। तभी दोनों की नजर ट्रिनिटी के एक हेलीकॉप्टर पर पड़ती है। लारा और लूरेन पायलटों को हथियारों के बल पर मजबूर कर देते हैं कि वे उन्हें सुरक्षित लंदन वापस ले जाएं। लंदन लौटने के बाद लारा आखिरकार उन कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर देती है, जिनके बाद रिचर्ड क्रॉफ्ट को आधिकारिक रूप से मृत घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद एना उसे बताती है कि अब क्रॉफ्ट होल्डिंग्स की पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है। हालांकि लारा खुद कंपनी का संचालन करने के बजाय उसकी देखरेख की जिम्मेदारी एना को सौंप देती है। बाद में जब लारा कंपनी के रिकॉर्ड खंगालती है तो उसे एक चौंकाने वाली जानकारी मिलती है। उसे पता चलता है कि क्रॉफ्ट होल्डिंग्स उसी कंपनी की मालिक है जिसने वोगेल के शिविर तक जरूरी सामान पहुंचाया था। इस खुलासे के बाद लारा दोबारा अपने पिता के गुप्त कार्यालय में जाती है और ट्रिनिटी से जुड़ी उनकी रिसर्च को ध्यान से पढ़ना शुरू करती है। इन्हीं दस्तावेजों को देखते हुए उसे एहसास होता है कि एना बार बार उस पर कंपनी की विरासत स्वीकार करने का दबाव क्यों डाल रही थी। अब लारा को शक होने लगता है कि कहीं एना खुद ट्रिनिटी संगठन के लिए काम तो नहीं कर रही। कुछ समय बाद लारा उसी गिरवी की दुकान पर जाती है जहां उसने अपनी मां का नेकलेस बेचा था। वह अनमोल नेकलेस वापस खरीद लेती है। दुकान में उसकी नजर 2 पिस्तौलों पर भी पड़ती है। वह उन्हें खरीदने का फैसला करती है, मानो आने वाले नए संघर्षों के लिए खुद को तैयार कर रही हो। यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है।